Hello everyone, I am Rashmi Prabha and welcome to my channel Combine CS the Extra Step. In this video, I am going to discuss the database management system question which has been asked in the June 2023 examination UGC NET. And this solution for all the questions are very helpful for the aspirants, those who are going to write the examination in December 2023, or else those who are going to write the examination in 2024, or those who are doing the preparation for any of the set examination. Then also this video series is important because already I have informed you, when you will go to our YouTube channel in the marathon playlist, already we have covered the important videos on paper 2 computer science, as well as some of the important topics for paper 1 is also covered. So you are supposed to watch this all the videos if you want to do the preparation as a free learner, because these videos are also very helpful for cracking the examination. Now let's get it started. So now you can see the first question on the screen. Which one of the following is not the part of ACID properties of database transaction? When we are taking the classes, मैं हमेशा मुझे तो क्वेश्चन भी याद रहता है, मैं आपको बताती हूँ कि आपको गेट के क्वेश्चन सॉल्व करना क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आज जितने हम क्वेश्चन कवर करेंगे दे ऑल आर द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ गेट. ओके, तो कोर सब्जेक्ट का अगर आपको प्रिपरेशन करना है तो आप गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जरूर लगाएं, बिकॉज दे आर नॉट चेंजिंग द ऑप्शंस एज इट इज. क्वेश्चन के साथ ऑप्शंस को भी कॉपी पेस्ट कर रहे हैं. सो दिस क्वेश्चन इज फर्स्ट क्वेश्चन. Which one of the following is not a part of ACID property of a database? Atomicity, consistency, isolation and deadlock freedom. So this is the most easy question. अगर ये question आपका गलत हुआ है जून में, it means you lack in the study of basic. तो आपको basic पढ़ने की जरूरत है. तो अगर हम यहाँ पे बात कर ले, रिसेंट ईयर्स में देखे जा रहे हैं कि डेटाबेस का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रांजेक्शन, एंड नाउ ऑनवर्ड्स दे आर आस्किंग द क्वेश्चन फ्रॉम द ट्रांजेक्शंस. तो ट्रांजेक्शंस को जरूर पढ़ के जाए अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए. अगर हम ट्रांजेक्शन की बात करें, सो इन द ट्रांजेक्शन, सो देयर शुड बी अ प्रॉपर बैलेंस बिटवीन डेबिट एंड क्रेडिट अमाउंट. कि अगर आपके अकाउंट से 100 रुपीज डेबिट हो रहा है, देन इट मस्ट बी 100 रुपीज क्रेडिटेड इन अनदर अकाउंट. यहाँ पे कोई पार्शियल स्टेट नहीं होता है कि आपका 50 रुपीज डेबिट हुआ और 50 रुपीज क्रेडिट हुआ. सो आइदर अ ट्रांजेक्शन विल बी एग्जीक्यूटेड एज अ होल और इट विल बी नॉट एग्जीक्यूटेड. वो एग्जीक्यूट होगा या नहीं एग्जीक्यूट होगा. इट मीन्स ट्रांजेक्शन के स्टेट्स होते हैं, वो स्टेट्स पे भी कई बार क्वेश्चन पूछा है, तो आपको स्टेट्स को जानने की जरूरत है. अगर हम ट्रांजैक्शन के प्रॉपर्टीज की बात करें, वी हैव ए फॉर एटोमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड डी फॉर ड्यूरेबिलिटी. डी का मतलब होता है ड्यूरेबिलिटी. इट मींस कि अगर आपने आज किसी स्टेट में अपने इंफॉर्मेशन को स्टोर किया है, आफ्टर 3 years, आफ्टर 30 years, दैट डेटाबेस मस्ट प्रिजर्व दैट प्रीवियस वैल्यू. तो यहाँ पे डेडलॉक फ्रीडम की बात, डेडलॉक फ्रीडम होना चाहिए, बट वो आपके ट्रांजेक्शन का प्रॉपर्टी नहीं है. सो दैट वाज अ सिंपल एक्सप्लेनेशन फॉर दैट क्वेश्चन. Or yes, this was a recent year question of GATE 2016. So now you can see how they are asking the question. Now let us come to next question again. Which of the following scenario may lead to an irrecoverable error in the database system? तो अब ये ट्रांजेक्शन से थोड़ा और ऊपर बढ़ गए. ट्रांजेक्शन में अभी आपसे ये बात कर रहे हैं कि कब आप बोल सकते हो कि एक ट्रांजेक्शन को आप रिकवर कर सकते हैं या फिर एक ट्रांजेक्शन को आप इरिकवर, मतलब रिकवर आप नहीं कर सकते हैं. तो बेसिकली दे आर नॉट आस्किंग सिंपल क्वेश्चन, आपसे वो रिकवर नहीं पूछ रहे, इरिकवर पर पूछ रहे हैं. तो क्वेश्चन को भी एग्जाम में ध्यान से पढ़ना है, कई लोग तो क्वेश्चन भी उल्टा पढ़ के आ जाते हैं. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आप देखो ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि द सेम क्वेश्चन विद द सेम ऑप्शन हैज बीन आस्क्ड इन गेट 2023. सेम क्वेश्चन हैज बीन रिपीटेड इन इसरो एंड सेम क्वेश्चन हैज बीन रिपीटेड इन जून. ठीक है, तो ये समझने का ये तरीका है किस ट्रांजेक्शन को आप रिकवर कर सकते हैं, नहीं रिकवर कर सकते हैं. तो इस तरीके से आप एक शेड्यूल बना लीजिए S1 S2, है ना. अगर मैंने बोला कोई शेड्यूल है जो कि रीड कर रहा है, राइट कर रहा है, और इसने अभी तक कमिट नहीं किया है, और जो शेड्यूल 2 है वो इसको यहाँ से सेम राइट वाले डेटा को रीड कर रहा है, फिर इसको राइट कर रहा है और इसको कमिट कर दिया. सो दैट इज द प्रॉब्लम केस. व्हाई इट इज अ प्रॉब्लम केस? कि अगर आप समझो कि अगर ये रीड कर रहा है 10 और ये राइट कर रहा है 10, अगेन आपने यहाँ पे रीड किया 10 और यहाँ पे राइट किया 10 और इसको आपने यहाँ पे कमिट कर दिया. कमिट करने का ये मतलब है इस स्टेट के बाद डेटाबेस में परमानेंटली आपका स्टोर हो गया है सम वैल्यू, लेट अस टेक RA. सो द वैल्यू ऑफ RA इज नाउ 10, बट
ये एक अपना शेड्यूल है जो कि एक आइसोलेशन में आपका एग्जीक्यूट होगा, बिकॉज जस्ट नाउ वी हैव सीन आई फॉर आइसोलेशन, although there are lots of parallel execution, lots of parallel transaction in the database, but still isolation की प्रॉपर्टी आपको होल्ड करना है कि काफी सारे शेड्यूल आपस में टकरा ना जाए, है ना। तो अब इसने कमिट करके ये चला गया। अब बिकॉज ये शेड्यूल है, ये तो अपना आइसोलेशन में वर्क करेगा, ठीक है। तो इसने क्या किया, इसने बोला नहीं, आई डोंट वांट 10, आई वांट 100, आई वांट 100। तो अब आप मुझे बताना, अगर ये इसी वैल्यू को यहाँ पे रीड कर रहा था तो इसने वैल्यू को चेंज कर दिया, वो चेंज यहाँ पे आपका रिफ्लेक्ट नहीं होगा। नाउ दिस इज द केस विच इज नोन एज डर्टी रीड। आपने एक तो गलत डेटा रीड किया, उसके बाद आप कमिट करके बहुत आगे चले गए। सो दैट इज एक्चुअली द केस जब आप किसी भी प्रीवियस डेटा को रिकवर नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत ध्यान से आपको समझना है कि कब आप एक ट्रांजेक्शन को रिकवर कर सकते हैं, नहीं रिकवर कर सकते हैं। तो पहली तो चीज है कि ट्रांजेक्शन में अगर कमिटेड होगा तो रिकवर नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि कमिट होने का मतलब वो सक्सेसफुली डेटा में स्टोर हो गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है। अब इसको बहुत ध्यान से समझिए। अ ट्रांजेक्शन रीड अ डेटा आइटम आफ्टर इट इज रिटन बाय अ अनकमिटेड ट्रांजेक्शन। जो सेम केस मैंने आपको बताया कि एक ट्रांजेक्शन T1 है, एक ट्रांजेक्शन T2 है। ट्रांजेक्शन रीड अ डेटा आइटम, लेट अस टेक एन एग्जांपल, T2 एक डेटा को रीड कर रहा है x की वैल्यू को, आफ्टर इट इज रिटन बाय अनकमिटेड ट्रांजेक्शन। ये ट्रांजेक्शन 2 है, यहाँ पे इसको राइट कर रहा था, तो ऑब्वियसली राइट कर रहा है तो कुछ यहाँ पे पहले वो रीड कर रहा होगा, और ये अभी तक कमिट नहीं हुआ है। तो अभी जस्ट आपने देखा कि इस केस में आप इस वैल्यू को रिकवर नहीं कर सकते। सो दैट इज वाई द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। अब इसी ऑप्शन को बहुत घुमा फिरा के यहाँ पे लिखा है, ट्रांजेक्शन राइट अ डेटा आइटम आफ्टर इट इज read by अनकमिटेड ट्रांजेक्शन, ठीक है। तो डेटा राइट्स अ डेटा आइटम, अब ये यहाँ पे राइट कर रहा है डेटा आइटम को, इट इज रीड बाय अनकमिटेड, तो राइट का केस आ रहा है। तो ट्रांजेक्शन रीड्स अ डेटा आइटम आफ्टर इट इज रिटन, और यहाँ पे राइट की बात कर रहा है। तो बेसिकली यहाँ पर अगर हम बात करें तो डेटा को जब आप रीड करते हैं, डेटा को जब आप रीड करते हैं, है ना, रीड के केस में प्रॉब्लम आपका नहीं आता है। प्रॉब्लम कब आएगा, जब आप वैल्यूज को राइट करते हैं। तो सबसे पहले तो ये दोनों ऑप्शन आपका इलिमिनेट होना चाहिए। इलिमिनेट होने के बाद यहाँ पे ये बोल रहा है कि कमिटेड ट्रांजेक्शन को आप रीड कर रहे हो। तो अगर आपका ट्रांजेक्शन कमिटेड है, मतलब इसी सिनेरियो में समझ लीजिए आप कि कमिटेड का ये मतलब है कि इसने RX लिखा और मैं अपना आइसोलेशन में एग्जीक्यूट करा, तो मैंने यहाँ पे कमिट कर दिया। तो अगर ये यहाँ पे पहले कमिट कर रहा है और इसके बाद ये इस डेटा को यहाँ पे रीड कर रहा है और देन राइट कर रहा है ना, तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि कमिट करने का ये मतलब है दैट स्टेट इज पर्टिकुलरली टेकन फ्रॉम द डेटाबेस। तो डेटाबेस में यहाँ पे ये सेव हो चुका है, तो डेटाबेस से आप रीड करेंगे, राइट करेंगे। सो दैट इज नॉट अ केस। यहाँ पे इजिली आपका डेटा क्या होगा, रिकवर हो जाएगा, बिकॉज वी आर टेकिंग द वैल्यू फ्रॉम द डेटाबेस। तो यहाँ पे समझना क्या था कि पहले तो आपको राइट कीवर्ड इज द इंपॉर्टेंट कीवर्ड, और कमिटेड के बारे में बोल रहा है या अनकमिटेड ट्रांजेक्शन के बारे में बोल रहा है। तो इस तरीके से आपको मेहनत करनी है कि आप किसी भी एक छोटे छोटे टॉपिक में कंफ्यूज ना हो जाए, अच्छे से क्वेश्चन को इत्मीनान से पढ़े, बिकॉज हर क्वेश्चन के लिए +2 मार्क्स मिलता है। तो अगर आपने एग्जाम में किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में ऑलरेडी 1 से 2 मिनट लगा दिया है और आपको पता है कि आप कहीं ना कहीं वो कॉन्सेप्ट पढ़ के आए, तो कोशिश करिए उसको 100% आप करेक्ट करके आए। सो दिस इज हाउ यू कैन क्रैक एनी ऑफ द एग्जामिनेशन, ठीक है। और यस, ये 3 बार रिपीट हुआ है। अब थर्ड क्वेश्चन की बात कर ले, गिवन द बेसिक ER मॉडल एंड रिलेशनल मॉडल विच वन इज द इनकरेक्ट। ये क्वेश्चन नेट में भी एक बार और रिपीट हो चुका है। इनकरेक्ट पूछा है। अगेन मैंने क्या बोला, इजी क्वेश्चन नहीं पूछेंगे क्योंकि हमारी आदत होती है, प्रैक्टिस होती है करेक्ट याद करने की। उन्होंने इनकरेक्ट बोल दिया। और सेम क्वेश्चन गेट 2012 में भी पूछा गया है। अगेन दिस इज द सेम ऑप्शन, दे हैव नॉट चेंज द ऑप्शन। इनकरेक्ट का ये मतलब है कि आप जब एग्जामिनेशन में जाए तो ऐसे ही आपको ऑप्शंस मिलेंगे ABCD, है ना। तो एन एट्रीब्यूट ऑफ एन एंटिटी कैन हैव मोर देन वन वैल्यू। तो ERD के रिलेटेड बात हो रही है, एट्रीब्यूट का बात हो रहा है, तो एट्रीब्यूट में मोर देन वन वैल्यू। मोर देन वन वैल्यू का मतलब है कि अगर आपने ERD थोड़ा भी पढ़ा है, आपको पता है मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट होती है, कि एक एट्रीब्यूट के कई सारे वैल्यू। जैसे मैंने ये बोला कि मेरा एड्रेस है, तो एड्रेस कैन बी परमानेंट और एड्रेस कैन बी कोरिस्पॉन्डेंस। सो 2 कैटेगरी में हमने डिवाइड कर दिया। तो यस, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट होती है। तो ये स्टेटमेंट आपका हो गया करेक्ट। करेक्ट हो गया तो एग्जाम में आगे बढ़ जाना है। एन एट्रीब्यूट ऑफ एन एंटिटी कैन बी कंपोजिट। तो आपने क्या पढ़ा कि कंपोजिट एट्रीब्यूट भी होता है ना, 2 वैल्यू से मिलाकर जब हम एक जैसे नेम बना रहे हैं, तो नेम इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड मिडिल नेम। सो दिस इज ऑल्सो द ट्रू स्टेटमेंट।
फिर ऑप्शन सी में क्या बोल रहा है, इन अ रो ऑफ रिलेशन टेबल एन एट्रीब्यूट कैन हैव मोर देन वन वैल्यू। अब ये हम बना दिए रिलेशनल टेबल। रिलेशनल टेबल में ये आपका होता है रो 1, रो 2, रो 3। दिस इज माय कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। लेट अस टेक एन एग्जांपल। ये आईडी है, ये स्टूडेंट का नेम है, ये उसका एज है। आपने आईडी बोला 1, नेम बोला रश्मि, एज बोला यहाँ पे 30। ठीक है, ये बना दिया। क्या इस टेबल में कोई एक और ऐसा रिकॉर्ड है जिसमें सेम आईडी हो सकती है? नो। लेट अस टेक एन एग्जांपल। आईडी मेरा प्राइमरी की है, तो यहाँ पे सेम क्वेश्चन बोला है कि रिलेशनल टेबल में रो की बात कर रहा है और क्या एक रो में मल्टीपल वैल्यू हो सकते हैं? सुन लो। सो दिस वायलेट्स द रूल ऑफ रिलेशनल टेबल। तो ये स्टेटमेंट पकड़ में आ गया। दिस इज माय इनकरेक्ट स्टेटमेंट और फॉल्स स्टेटमेंट। एग्जामिनेशन में 100% श्योर होने के लिए एक बार डी वाला भी पढ़ लीजिएगा। इन अ रो ऑफ रिलेशनल टेबल एन एट्रीब्यूट कैन हैव एग्जैक्टली वन वैल्यू और अ नल वैल्यू। यस, अगर हम एट्रीब्यूट की बात करें तो ये हमेशा या तो एक वैल्यू होल्ड करेगा, और एल्स यू कैन से कि एक ऐसा यूजर है जो कि कोर्स से इनरोल मतलब कोर्स कंप्लीट कर लिया, तो हो सकता है इस रोल नंबर के लिए ये वैल्यू खाली हो जाए। या हम लोग देखते हैं ना कि कई सारे एडमिशन्स चल रहे हैं, तो कुछ स्टूडेंट्स कॉलेज छोटे चले गए, तो वो पोजीशन हमारी खाली हो गई, सो दैट इज इट कैन हैव द नल वैल्यू। तो ये तीन स्टेटमेंट ट्रू हो गए। आपसे पूछा इनकरेक्ट, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। तो आपको जो पढ़ा है ना, दैट इज जस्ट एन इम्प्लीमेंटेशन की जो पढ़ा है आपने उसको क्वेश्चन को घुमा फिरा कर उन्हें पूछ दिया। सो ए बी बोथ आर ट्रू। सो ये हमने देख लिया। नाउ दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड द रिपीटेड क्वेश्चन ऑफ यूजीसी नेट रिलेटेड टू फंक्शनल डिपेंडेंसी। अब ये जो क्वेश्चन है, आप जब इसका जून का पेपर देखेंगे, जून के पेपर में एक्चुअली ये क्वेश्चन ड्रॉप करना चाहिए था, बट इस बार उन्होंने आपका जो कट ऑफ है वो रिड्यूस किया, पर आपको ग्रेस बहुत ज्यादा नहीं दिया, क्योंकि वहां पे ये ई वर्ड मिसिंग था। सो दैट इज अ क्वेश्चन जो कि एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है आपके। ये जो क्वेश्चन है ये गेट का क्वेश्चन है, ये भी गेट का क्वेश्चन है। तो उन्होंने क्या किया कि ये ई को लिखना ही भूल गया और उन्होंने इसको ड्रॉप में भी नहीं दिया। अदरवाइज ये क्वेश्चन तो पूरा पूरा आपका ड्रॉप में जाना चाहिए था, पर ठीक है, वी कैन नॉट raise the words right now. We are supposed to learn the concept behind the question. So this is a relation given, these are the functional dependency given, और आपसे पूछा है key. Now what is the meaning of key? They are asking you the candidate key. तो candidate key है, अगर आप उसको सॉल्व करेंगे तो इसका एक पूरा स्टेप होता है सॉल्व करने का, बट अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो एक शॉर्ट ट्रिक होती है। शॉर्ट ट्रिक का ये मीनिंग है, सो यू आर सपोज टू चेक द राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में आपको जो एट्रीब्यूट मिल रहा है, इसका ये मतलब समझना है कि ये मेरा स्टार्ट पोजीशन है, ये मेरा एंड पोजीशन है। अगर मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ तो मैं ये एंड पोजीशन तक चली जाऊंगी, इजिली चली जाऊंगी। जैसे मैंने आपको अपने घर का एड्रेस बता दिया, प्रॉपर लैंडमार्क बता दिया, तो आप प्रॉपर मेरे घर पे आएंगे, है ना। तो अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले मार्क कर लीजिएगा कि राइट हैंड साइड में कौन सा एट्रीब्यूट प्रेजेंट है। तो ए प्रेजेंट है, डी प्रेजेंट है, बी प्रेजेंट है और एफ प्रेजेंट है। इट मीन्स कि जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो ये चार एट्रीब्यूट तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी? प्रॉब्लम आएगी सी में, प्रॉब्लम आएगी ई में। क्यों? क्योंकि किसी भी फंक्शनल डिपेंडेंसी में हमने इसका रेफरेंस दिया ही नहीं है। अब बिकॉज हमने इसका रेफरेंस नहीं दिया है, इट मीन्स कैंडिडेट की इज व्हाट? इट इज द मिनिमल सुपर की। मिनिमल सुपर की का मतलब ये होता है कि ये सबसे छोटा कैंडिडेट की है, विच इज द प्राइम एट्रीब्यूट फॉर दिस गिवन रिलेशन। उसके बिना तो आप कैंडिडेट की निकाल ही नहीं सकते। तो यहां से ही मेरे को पहला ही आंसर मिल जाता है सीई, है ना। डबल श्योरिटी होना है कि कोई भी कैंडिडेट की हो, बट उस कैंडिडेट की में सी और ई तो होना ही चाहिए। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट ही मालूम था एग्जाम में, इसको भी सॉल्व की जरूरत नहीं है, इसको भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, इसको भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। बस एक आपको कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए कि राइट हैंड साइड को आप चेक करेंगे, जो एट्रीब्यूट नहीं मिला, अगेन आई एम रिपीटिंग, द एट्रीब्यूट्स दैट यू आर नॉट एबल टू फाइंड, वो कैंडिडेट की का पार्ट मस्ट होगा। तो यहाँ पे मुझे सीई दिख रहा है, सो सीई तो होगा ही। अगर सीई के कॉम्बिनेशन में लेटेस्ट टेक एग्जांपल ए भी होता तो आपको एक स्टेप और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होता, बट यहाँ पे तो सिर्फ सीई दिया है, तो सीई मस्ट बी द पार्ट। और सीई फर्स्ट थर्ड फोर्थ ऑप्शन में नहीं है, तो आप डायरेक्टली इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, है ना। तो ये होता है एग्जामिनेशन में प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट स्किल, हाउ यू आर गोइंग टू मैनेज द टाइम इन दिस टाइप ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। अब बिकॉज कई सारे ऐसे लर्नर्स होंगे जिनको इनका कॉन्सेप्ट नहीं मालूम, तो हम इसको जल्दी से समझ लेते हैं। स्टेप वन क्या बता रहा है? डिटरमाइन ऑल द एसेंशियल एट्रीब्यूट ऑफ द गिवन रिलेशन। द फर्स्ट स्टेप इज व्हेन यू आर सपोज टू फाइंड द कैंडिडेट की, तो ऑल द एसेंशियल एट्रीब्यूट यू आर सपोज टू फाइंड आउट।
In this case, the essential attribute are C and E. Why? Because C and E is not present at the right hand side of the given functional dependency. So now we can say C and E will definitely be the part of every candidate key. CE हर कैंडिडेट की का पार्ट होगा. सीई के बिना आप कैंडिडेट की नहीं बना सकते हैं. तो ये स्टेटमेंट अगर आपको मालूम था तो आप सॉल्व कर सकते थे. अब अगर हमने यहाँ पे देखा कि सीई उसका पार्ट होगा, तो आपको उसको प्रॉपर तरीके से सॉल्व करने के लिए उसका क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? क्लोजर. नाउ क्लोजर इज रिप्रेजेंटेड बाय प्लस. The meaning of closure is you are supposed to find all the attributes that we are going to reach from the given functional dependency. तो CE से CE तो आप पहुंच ही जाएंगे. मेरे घर का रास्ता मुझे तो पता ही है ना, और जिसको मैं बताऊंगी उसको पता होगा. तो मेरे घर का रास्ता मुझे पता है, तो वो समझ लीजिए कि जो जिसका भी क्लोजर निकाल रहे हैं वो खुद का तो रहेगा ही उसके पास रेफरेंस. अब आपके पास ये सारे फंक्शन डिपेंडेंसी गिवन थे, तो सी से हम जा रहे हैं एफ के पास, इसका मतलब यहाँ पे एफ आ जाएगा. ई से हम जा रहे हैं ए से, तो यहाँ पे आपका ए इंक्लूड हो जाएगा. इसी से आप, ये आपका गिवन है क्वेश्चन में, है ना, ये मैंने अपने मन से नहीं लिखा है. दिस ऑल आर द गिवन इन द क्वेश्चन. तो सिमिलरली व्हेन यू विल सी, यू विल गेट दिस एंड दिस इज इक्विवेलेंट टू आर. तो रिलेशन के जितने भी एट्रीब्यूट है वो हमें सारे मिल गए. और आपने यही पढ़ा है कि कैंडिडेट की इट इज द मिनिमल सेट. मिनिमल सेट का ये मतलब है कि सीई से आपको पूरा पूरा आर मिलना चाहिए, तभी वो कैंडिडेट की होगा. नाउ वी कैन कंक्लूड इट इज द कैंडिडेट की. ठीक है. और इस क्वेश्चन में आपका एक ही सीई ही एक पॉसिबल कैंडिडेट की बनेगा. क्यों? क्योंकि बाकी ऑप्शंस में आपको मैंने बता दिया, इसमें भी सीई नहीं है, इसमें भी सीई नहीं है, इसमें भी सीई नहीं है. सो एक बहुत मुझे एक वाक्य याद आया. एक स्टूडेंट है, उसने प्रॉपर इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था, क्योंकि ये अभी रिसेंट ईयर में भी क्वेश्चन था. तो उसने सीई निकाला. बट यहाँ पे आप देखो एग्जाम में कितना प्रेशर क्रिएट होता है. उन्होंने सीई की जगह ई से लिख दिया और उसने ऑप्शन लगा दिया नन. आप समझ रहे हैं? इट इज मतलब इट इज जस्ट अ बैड लक कि आपने पूरा पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया बट सीई की जगह ई से लिख दिया, और आपको वो दिखा नहीं. तो इसलिए एग्जामिनेशन में बहुत ओपन माइंड होकर आपको ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, है ना. अब ये जो कैंडिडेट की का कॉन्सेप्ट है, यूजीसी नेट में ये क्वेश्चन नहीं देखा जाता है कि आपको कितने नंबर ऑफ सुपर की आप बना सकते हैं. बट यस, दिस आर द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर द गेट एग्जामिनेशन. तो अगर थोड़ा भी एक लेवल उन्होंने डीबीएमएस से बढ़ाना शुरू किया तो आपसे इसी क्वेश्चन में पूछ लेंगे. जैसे कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चन में ये बनता है 2019 का, अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा, है ना, कि इस क्वेश्चन में सी आपका एक कैंडिडेट की था. तो हो सकता है सेम क्वेश्चन में आपको मल्टीपल नंबर ऑफ कैंडिडेट की मिले. तो इस क्वेश्चन के लिए कितने कैंडिडेट की मिले? 1. बट इसी के साथ अगर AEC होता या BEC होता, सो दे आर ऑल्सो द कैंडिडेट की, बट एक्चुअली दिस आर द सुपर की. तो इस तरीके से समझना था आपको. और टोटल नंबर ऑफ सुपर की का एक कॉन्सेप्ट जो आपसे डायरेक्टली पूछ लेता है कि कैंडिडेट की आपको मिला सीई, तो टोटल नंबर ऑफ सुपर की कितने मिलेंगे इस फंक्शनल डिपेंडेंसी में. तो उसका ये तरीका होता है कि देखो, आपको A B C D E F ये 6 आपके एट्रीब्यूट थे, जिसमें उन्होंने बोला सीई तो आपका कैंडिडेट की है. तो आपके कितने बचे? 4 बचे. मतलब 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन बचे, जिसमें आप कॉम्बिनेशन बना बनाकर यहाँ पे सॉल्व करेंगे. एक एफ हो जाएगा, एक डी हो जाएगा, है ना. तो 2 तो एसेंशियल है और 4 आपके नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स देने वाले. तो मतलब हर इसके लिए 2, इसके लिए 2 पॉसिबल आउटकम बनेंगे, इसके लिए 2, इसके लिए 2. तो सबको आपको मल्टीप्लाई कर देना है, दैट इज 60. तो ये टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सुपर की कितने बनेंगे यहाँ पे? 60. एज फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला ईसी है ना. ईसी नहीं, आप चलो ऐसे समझ लो सीई आपका कैंडिडेट की है, तो इसका कॉम्बिनेशन बनाना शुरू करिए. सीई तो रहेगा ही, सीई का एक कॉम्बिनेशन बन जाएगा. जैसे मैंने ए बना दिया, फिर बी बना दिया, एफ बना दिया, डी बना दिया, तो 4 ये बन गए. सिमिलरली सीई के साथ 2-2 का कॉम्बिनेशन ले लो, ए बी. सीई के साथ ए एफ ले लो, फिर सीई के साथ ए डी ले लो, तो फिर ये 3 कॉम्बिनेशन बने. ऐसे ही बी के साथ बनेगा, ऐसे ही एफ के साथ बनेगा, ऐसे ही डी के साथ बनेगा. तो इस तरीके से एग्जाम अगर बनाने जाएंगे तो आपसे रॉन्ग हो जाएगा या फिर टाइम टेकिंग भी हो जाएगा. तो आपको ये याद रखना है कि जो आपका प्रेजेंट है वो तो उसमें कुछ नहीं करना है. जो नॉन एसेंशियल एट्रीब्यूट है वो कितनी बार पार्ट बनेगा, या तो वो उसका पार्ट होगा, नहीं तो उसका पार्ट नहीं होगा. सो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सुपर की इज 16.
बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आपको किसी भी कॉन्सेप्ट में डाउट होता है, प्लीज वीडियो को पॉज करके दोबारा चेकआउट कर लीजिएगा। स्टिल अगर कोई डाउट रहता है तो यू आर मोस्ट वेलकम टू पुट योर डाउट इन द कमेंट सेक्शन। अब अगेन दिस इज द एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एंड एवरी टाइम रिपीटेड क्वेश्चन फॉर द यूजीसी नेट। देखिए कितनी जल्दी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कई सारे स्टूडेंट को आते हुए भी वो रॉन्ग करके आते हैं, और इस क्वेश्चन में वो 2 से 3 मिनट लगा देंगे, जबकि इस क्वेश्चन में 10 से 15 सेकंड से ज्यादा लगना नहीं चाहिए। सबसे पहले तो आपको नॉर्मलाइजेशन का सारा कॉन्सेप्ट याद है अगर, तो आप स्टेटमेंट पढ़ना शुरू करिए। और अगर मैं बता दूं, ये क्वेश्चन भी आपका ड्रॉप होना चाहिए था, बट ड्रॉप हुआ नहीं, क्योंकि नेट वालों ने क्या किया, उन्होंने यहाँ पे लिखा कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हाँ, कंसिडर कर लिया आपने, और ये 4 ऑप्शन दे दिए। अरे कंसिडर करके आपको यहाँ पे करेक्ट बताना है या इनकरेक्ट बताना है, ये तो उन्होंने बताया ही नहीं। समझ रहे हैं? आई डोंट नो at the national level of examination how they are doing this type of mistakes, है ना? कुछ नहीं बोला है तो भाई मेरी मर्जी, मैं तो करेक्ट लगा दूंगा, मैं तो इनकरेक्ट लगा दूंगा। बट आप एग्जाम में बैठे ये मत सोचिएगा कि अरे ये क्वेश्चन ग्रेस में चला जाएगा। आप एक बार ऑप्शन पढ़ के थोड़ा दिमाग लगा के सोचिएगा कि उन्होंने करेक्ट का कॉम्बिनेशन बनाया या इनकरेक्ट का बनाइए। अब वो कैसे आप सॉल्व करेंगे समझिए। क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, a database design is in BCNF if each member of the set of relational schema that constitute the design is in BCNF। कुछ भी नहीं समझा, एक ही चीज BCNF 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 लिखा, मुझे तो नहीं समझा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन। अगर आपको समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना। तो फिर हम दूसरा ऑप्शन पढ़ेंगे, टाइम नहीं वेस्ट करेंगे एग्जामिनेशन में। अब BCNF schema can have transitive dependency, now this is big no। Why it is big no? Because I have learned when it is 3NF, सो 3NF ही ये आपको बोलता है कि ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए। ना व्हाट इज ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, कि ए से बी पे गए, बी से सी पे गए, तो आपको पता है ए से सी का रास्ता मिल जाएगा, तो ये डिपेंडेंसी हो गया कि क्यों हम बी के घर जाएंगे, डायरेक्ट जाएंगे, है ना? तो आपका 3NF ये बोलता है ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए। तो अगर 3NF में ही नहीं होगा तो BCNF में कैसे होगा? तो ये प्रॉपर्टी आ गई ये कि BCNF इज द सबसेट ऑफ 3NF। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज द सबसेट ऑफ 2NF एंड देन वी हैव 1NF एट द लास्ट। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस डायग्राम? सो दिस इज सेट सुपरसेट प्रॉपर्टी। अगर मैं इसमें हूं, BCNF में हूं, इसका मतलब मैं 3NF में भी हूं, मैं 2NF में भी हूं, मैं 1NF में भी हूं, बट अपोजिट इज नॉट एप्लीकेबल ना। अपोजिट देख लीजिए, अगर मैं बोल रही हूं मैं 3NF में हूं, तो दिख रहा है ना कि ये सर्किल में आप नहीं है, तो दैट मेक अ सेंस कि आप बोल रहे ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी 3NF में ही नहीं होता है, तो मेक अ सेंस BCNF में क्या होगा? जब ये पूरा आपका 3NF है, जब इस पूरे में ही ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं है, तो यहाँ पे भी नहीं होगा, तो ये स्टेटमेंट हो गया नो। Now, there are multi-value dependency in 4NF. Yes, this is the true statement. Multi-value dependency ही आप पढ़ते हो. It is always possible to obtain a 3NF without sacrificing a lossless general. Again, this is a true statement. Because हमने पढ़ा है कि 3NF क्या बोलता है कि अगर कोई A से B पे जा रहा है, so A must be the part of candidate की और B is the प्राइम एट्रीब्यूट, तो इसमें लॉसलेस जॉइंट डिपेंडेंसी वगैरह सब कुछ वो होल्ड करेगा। इट मींस मेरे ये 2 स्टेटमेंट तो ट्रू हो गए। अब कॉम्बिनेशन देख लो, बी का एक ही कॉम्बिनेशन मुझे यहाँ पे दिख रहा है BCD, तो एक ही साथ ट्रू फॉल्स तो नहीं होगा। आइदर सारा स्टेटमेंट आप ट्रू लगाएंगे या सारा स्टेटमेंट आप फॉल्स लगाएंगे। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन उन्होंने दे दिया। तो अगर मुझे पता है इस क्वेश्चन में कि दिस इज माई फॉल्स ऑप्शन, दिस इज माई ट्रू, दिस इज माई 100% ट्रू, तो कॉम्बिनेशन देखो फॉल्स वाला है कि यहाँ पे भी है, यहाँ पे ही है, और यहाँ पे है, और यहाँ पे है। बट आपने क्या देखा कि सी और डू ट्रू है, तो सी और डू को मैच करना पड़ेगा। वो कहाँ है? तो CD यहाँ पे है, CD यहाँ पे, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। और बिकॉज इसमें ये फॉल्स है, ये दोनों ट्रू है, तो दोनों एक साथ तो नहीं होंगे। देखो BC एक साथ है, कैंसिल मार दो। तरीका क्या था एग्जामिनेशन में सॉल्व करने का? दिस इज फॉल्स, दिस इज ट्रू, तो इसके कॉम्बिनेशन तो नहीं बनेंगे, मतलब B ना C के साथ होगा ना B D के साथ होगा। मैच कर लो, BC है और यहाँ पे BD है। इट मीन्स मुझे नहीं पता व्हाट इज ऑप्शन ए, तो क्या मुझे इस पे दिमाग लगाना? नहीं। आपका जो 100% श्योरिटी है कि मुझे ये क्वेश्चन पता है, इसका कॉन्सेप्ट पता है, इसी तीनों ऑप्शन को लेके आप आंसर्स में करेक्ट लगाइए। एंड दिस इज द वे टू क्वालिफाइड नेट और गेट और एनी टाइप ऑफ कॉम्पिटिटिव इन वन अटेम्प्ट, कि जितना पढ़ा है उतना अच्छे से पढ़ के गए एग्जामिनेशन में।
ठीक है। तो ये हमने आज के इस वीडियो में जून 2023 का 5 क्वेश्चन सॉल्व किया है। स्टिल आपके 5 क्वेश्चन और बचते हैं जून 2023 का। सो दिस इज पार्ट 1 वीडियो। नेक्स्ट वीडियो आई विल बी क्रिएटिंग फॉर द पार्ट 2 वीडियो, जिसमें ये सारे क्वेश्चन कवर करेंगे। अगेन यू कैन सी दिस इज द ट्रांजेक्शन। और फिर देखो ये लॉकिंग से 2 क्वेश्चन आया है। ये आपके थ्योरी क्वेश्चन है क्लस्टर और cluster index से। So this was all about today's video. I hope you like the video. So it is taking a lot of effort in making this type of video. So the learners who are watching the video, if you are having any type of doubt, please watch the video again. DBMS, all the tutorial is present on the YouTube channel for free. आप उन वीडियो को वॉच करना शुरू करिए। अभी इस वीडियो के बाद मैं टेलीग्राम पे DBMS का लिंक शेयर कर दूंगी। तो टेलीग्राम से जो लर्नर जुड़े हैं तो उस लिंक को आपको डायरेक्ट मिल जाएगा, आप वहां से भी पढ़ना शुरू कर सकते हैं। सो यस, दिस इज आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर ऑल द अपकमिंग वीडियोस। Thank you for watching us, and if you genuinely like the video, please share with your friend also. So thank you so much. Stay connected with the upcoming video. Thank you.